ऐड कर दीजिएगा, मुझे अगर वो पेज मिल जाए जिस पे मेरा लेक्चर चल रहा है। जी तो जनाब जरा मुझे समराइज करेंगे अभी तक के इस टॉपिक के बारे में कि डायनामिक्स कहते हैं किसको है? व्हाट इज डायनामिक्स? इज द स्टडी ऑफ क्या? सबके सब बाकी लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे जी, सीधे होकर बैठेंगे और ध्यान मेरी तरफ देंगे। डायनामिक्स किसको कहते हैं जी? स्टडी ऑफ क्या? मोशन अलोंग विद क्या? स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस टू फोर्सेस। ठीक हो गया जी। तो मोशन के बारे में जो बातें हैं वो सारी टर्म्स हमने पढ़ ली हुई हैं। हमारा असल में टॉपिक क्या है? फोर्स हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक के साथ हमने कितने लेवल्स डेवलप किए हैं प्लीज बताइए। हमारा सबसे पहले जो क्या बोलते हैं प्री ऑर्डिनरी लेवल की बात है वो क्या है? प्री ऑर्डिनरी लेवल की बात या O1 लेवल की बात क्या है? व्हाट इज फोर्स? इट इज अ क्या? पुश और पुल ऑफ क्या? ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू दी, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? पुश करता है या अच्छा अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करे या पुल करे तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं? फोर्स के फिर इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और क्या क्या मतलब चेंज द वेलोसिटी, जिसको अल्टीमेटली क्या कहते हैं? इसको हम अल्टीमेटली कहते हैं चेंज नहीं क्या? प्रोड्यूस व्हाट? प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है फोर्स का वो क्या है? इट इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस क्या? दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। यही है ना भाई? पहला O1 लेवल था पुश और पुल। O2 लेवल क्या है? एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और tends to produce क्या? acceleration in the object। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? नो ओके। फिर हमने क्या किया था? अभी हमने थर्ड लेवल तक जाना है जिसके लिए हमने न्यूटन के लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। कैन यू प्लीज टेल मी, आपने न्यूटन के जो लॉज हैं डायनामिक्स में, बेसिकली न्यूटन के सारे लॉज अगर समझ आ जाएं तो यू नो व्हाट हैपेंस, मोशन का फोर्स के साथ ताल्लुक समझ आ जाता है। फोर्स का मोशन के साथ ताल्लुक मतलब यूं समझिए जिसको न्यूटन के लॉज सारे समझ आ गए उसका चैप्टर खत्म भाई। ठीक है, तो चैप्टर में क्या चल रहा है डायनामिक्स में? एक्चुअल में तो न्यूटन के लॉज ही चलेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इनमें जो आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाया गया है, कैन यू प्लीज एनी वन ऑफ यू आप बता सकते हैं कि फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है? जी बेटा। चलें, अगर मैं कहूं जी पेपर में एक सवाल आया है स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगी? अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। चलो ये आपके नोट्स की पहली लाइन जरूर है, न्यूटन का लॉ नहीं है। ये जो आपको पेज दिया गया उसकी पहली लाइन में जरूर लिखा हुआ है, न्यूटन के लॉ के वर्जन्स में ये स्टेटमेंट कहीं नहीं लिखी हुई। ठीक है, एनीवन एल्स जी? जी बेटा जी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है जिन्होंने भी मुझे जवाब दिया है? जी आपका? हाँ रुमान बेटा, एक बात आपने याद रखनी है, एक हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और एक हमारी ना कुछ लॉज होंगे। पेपर में जब वो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछेगा तो हम कॉन्सेप्चुअली जवाब दे देंगे, लेकिन जब पेपर वाला कहता है ना कि लॉ मेंशन करें, क्या कहता है वो? किसी लॉ को जब आपने लिखना है तो एक बात आपने याद रखनी है, कैसे लिखना है? अपने लफ्जों में नहीं लिखना, अपने दिमाग का कॉन्सेप्ट नहीं लिखना। क्या लिखना है? उस साइंसदान के वर्ड्स एज इट इज कॉपी पेस्ट करने हैं। ठीक है जनाब साहब, ये वो पोर्शन है जहां पर हम कहते हैं थोड़ा सा रटा मार लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? थोड़ा सा। देखिए कॉन्सेप्ट तो ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट ठीक है सर, रुका हुआ है तो चलाने के लिए फोर्स चाहिए, चल रहा है तो रोकने के लिए फोर्स चाहिए। ठीक है, स्पीड बढ़ानी है, स्पीड घटानी है, स्पीड चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, ये तो मैंने इफेक्ट्स लिखवाए थे
कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, या फोर्स से क्या क्या फायदा होता है, या फोर्स से क्या क्या इंप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन न्यूटन साहब का लॉ ये है, वो उनका पहला लॉ फोर्स के साथ है ही नहीं। वो कहते हैं फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा। उनका पहला लॉ ये है कि अगर फोर्स नहीं है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहेगा, जब तक आप उस पर क्या नहीं लगाएंगे, जब तक उसके ऊपर आप एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे। तो प्लीज बच्चों, क्या स्टेटमेंट बनती है, दोबारा से सुन लीजिए। मैंने कल एक ही जुमले को 6 दफा घसीटा था। वैसे क्या क्या जुमला था, उसने कहा था, मैं एक और किसी से सुनूंगा जी, जुरैर आप सुनाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। क्या बात है भाई, मतलब ऐसे आपने वो जुमले याद करने हैं कि आपको समटाइम्स कुछ चीजें और याद करना कोई बुरी बात नहीं होती है। कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि जी सर ओ लेवल कर रहे हैं तो याद करना तो हमने बचपन से बड़ी बुरी चीज समझी है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है। लेकिन जब स्टेटमेंट्स लिखनी जाती हैं तो एग्जामिनर्स कहते हैं यार कि आप अपने दिल के ख्याल को एक्सप्रेस करने के लिए किन वर्ड्स का इस्तेमाल करो, उन वर्ड्स का नहीं कि जो कॉमन वर्ड्स हैं। किन वर्ड्स का इस्तेमाल करो, उन वर्ड्स का जो किताब के वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का जो साइंसदान के वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का जो टीचर ने आपको वर्ड्स सिखाए हैं। तो आपको ये भी एक आर्ट है, इसको भी डेवलप करना जरूरी है। बिकॉज मैं आज ए लेवल में भी एक बात कर रहा था कि एग्जाम का मकसद क्या होता है, क्यों लिया जाता है आपसे पेपर। वो जस्ट इस बुनियाद का पेपर लिया जाता है कि आपने, बल्कि आप पेपर क्यों देने जाते हैं, मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, हमारा पेपर करने का मकसद एक ही होना चाहिए यार, हमने नंबर लेने हैं। और नंबर किस बुनियाद पर लिए जाएंगे, नंबर किस बुनियाद पर लिए जाएंगे जी, कि आंसर कैसे लिखना है, जैसा वो चाहता है वैसा लिखना है। अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि सिलेबस की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जवाब लिखा जाए, जिसको नहीं मार्क स्कीम कहते हैं। या मार्क स्कीम किसके अकॉर्डिंग होती है, कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी ना, उनके अकॉर्डिंग होगी। अब वो स्पेसिफिकेशंस क्या है, अभी तो मेरे नोट्स को स्पेसिफिकेशन समझिए कि अगर मैंने कहीं कह दिया लॉ है तो लॉ के वर्ड्स को बहुत हुआ तो वर्जन ए का वर्जन बी बना लीजिएगा, बहुत हुआ तो वर्जन बी का वर्जन सी बना लीजिएगा, उससे भी ज्यादा आपका दिल किया तो वर्जन डी बना लीजिएगा, उससे ज्यादा आप कुछ भी मत कीजिएगा प्लीज। 4 स्टेटमेंट्स मैंने लिखवाई है और हाँ मैं रिकमेंड करता हूं कि पहली वाली स्टेटमेंट का रट्टा मार लेना चाहिए, एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर है, फोर्स होगी तो मूवमेंट होगी, फोर्स नहीं होगी तो मूवमेंट नहीं होगी, मान लेता हूं मैं इस बात को। लेकिन न्यूटन साहब भी तो कुछ दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार कर गए हैं, वो भी तो कोई सारी साइंस डेवलप कर गए हैं, तो उनके ऊपर हमने ये सारी साइंस उनके वर्ड्स में पढ़नी है। उनका पहला लॉ क्या था, ही गोज लाइक व्हाट, कि जनाब साहब एन ऑब्जेक्ट, जरा सबके सब मेरे साथ रिपीट करें जी, एन ऑब्जेक्ट, नहीं मेरे साथ रिपीट करेंगे, जो मैं बोलूंगा वो बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बल्कि नहीं क्या लगे, continues to remain in the state of rest or in the state of uniform motion। जी भाई जान आपने नहीं रिवाइज करना, आपसे पूछ रहा हूं भाई, तो आप भी साथ साथ बोलेंगे प्लीज, दोबारा पढ़ेंगे ना साहब। एन ऑब्जेक्ट continues to remain in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied। तो जनाब साहब क्या है न्यूटन का पहला लॉ, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless क्या नहीं होता, an external unbalanced force is applied on that object। याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। हाँ, इसका वर्जन बी क्या है, इसका वर्जन बी कुछ ऐसा है कि सर जी इफ no external unbalanced force is applied on the object, then क्या, then the object will continue to remain in the state of rest or in the क्या, or in the state of uniform motion। इस बात में किसी को मसला है? फिर इसका वर्जन सी क्या है, इसका वर्जन सी यह है कि सर जी if there is no external unbalanced force is applied then what, then acceleration is 0। फिर चौथा वर्जन क्या है, सर जी if no external unbalanced force is applied then the object is said to be in equilibrium। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या बात हो रही है
पहला वर्जन क्या था? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until unless क्या नहीं होता? an external unbalanced force is applied. और इसी को उल्टा क्या करें? if no external unbalanced force is applied on the object, then क्या? या और balanced force is applied on the object, then क्या? object continues to remain in the state of rest or in the state of motion. इसी बात का एक और वर्जन क्या है? if no external unbalanced force is applied, then there is no acceleration. फिर if no external unbalanced force is applied, मतलब if forces are balanced, object is said to be in equilibrium. ये चार जुमले हैं भाई। हाँ, इन चारों जुमलों को मैंने थोड़ा आगे पीछे करके आसान और मुश्किल करके समझाने की कोशिश की है। आप में से अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? जी, पहला वाला, जी पहला वाला स्टेटमेंट है। बाकी मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशंस इतनी करनी है कि मुझे लगता है कि बाकी वर्जन्स को भी एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ओके जी। नाउ यू नो, ये जो पहला लॉ है, इस पहले लॉ के लिए ना एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं इसको थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करूंगा, और मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया में आपको क्या समझाने की कोशिश करनी है, प्लीज जरा गौर से सुनिए। यू नो, एक लफ्ज है इनर्शिया। क्या लफ्ज है? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो लफ्ज है ये क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नो, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, ये फिजिकल क्वालिटी जरूर है। इट्स नॉट अ क्वांटिटी, इट्स अ क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ क्या? ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? एक बात यार, ये क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटी है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, या ये क्या करती है? इट इज द, क्या लिखा हुआ है आपने? इट इज द एबिलिटी और द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू व्हाट? टू रेजिस्ट व्हाट? एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ। मतलब क्या है इस बात का? कि सर जी मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है, और अगर आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहते हैं, एक तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट तो फोर्स की है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट खुद है, वो खुद भी क्या कहना चाहता है? वो कहता है जनाब साहब मैं रेस्ट में हूं, तो मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूं, ठीक है। और वो कहता है मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं मूव ही करना चाहता हूं। हाँ, हम उसकी वो स्टेट को चेंज जरूर करा सकते हैं। क्या करके? क्या करके? फोर्स लगा के, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के हम उसकी स्टेट को, रेस्ट में हुआ तो भी मूव करा देंगे, और अगर क्या बोलते हैं यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हुआ तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन को खत्म करके या एक्सेलरेट या डिसेलरेट करवा देंगे। लेकिन क्या वो ऑब्जेक्ट इस तब्दीली को रेजिस्ट नहीं करेगा? क्या वो ऑब्जेक्ट आपको फोर्स को कहेगा नहीं भाईजान क्यों चेंज करा रहे हो यार? ठीक है, बिल्कुल कहेगा। लेकिन कौन ज्यादा कहेगा, कौन कम कहेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कौन अपनी आपकी तब्दीली को रेजिस्ट ज्यादा करेगा, कौन अपनी तब्दीली को रेजिस्ट कम करेगा? आई थिंक इसके लिए मैं यहां एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा। देखते हैं कि अरमगान का और भाईजान आपका नाम क्या है? अम्मार। अरमगान और अम्मार जो हैं, मैं इन दोनों पर एक फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा और देखता हूं कौन। आपने बिल्कुल नॉर्मल, आपने आगे आना नहीं है ना, आज चिपकने की कोशिश करनी है ना आपने, आप नॉर्मली बैठे रहिए, ठीक है। मैं चेक करता हूं कि इनमें से किसके पास ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो इसके साथ तो भाई स्मार्ट आदमी है, थोड़ी सी मैंने जोर लगाई है और ये वो आ गए हैं हमारे साथ। मैं बिस्मिल्लाह करने की कोशिश करता हूं। अरमगान जरा आप इधर आइए, लेट्स सी कि मैं इस काबिल हूं कि नहीं हूं कि मैं अमार साहब को जो है वो, अल्लाह अकबर, लो जी क्या वजह हुई, थोड़ी दोबारा कोशिश करेंगे जी। अल्लाह अकबर के बाद तो काम हो जाना चाहिए। हो गया, चलो बैठो जी। लेकिन एक बात है, वैसे वो रेस्ट पे था, ये भाई भी रेस्ट पे थे, ठीक है। मैंने इनकी रेस्ट की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की, उनकी रेस्ट की पोजीशन को भी चेंज करने की कोशिश की। मैंने इन पर भी एक फोर्स लगाई, मैंने उन पर भी एक फोर्स लगाई। आपको पता है हुआ क्या है? फोर्स लगाने से मैंने इनको भी मूव करा दिया है, उनको भी मूव करा दिया है। लेकिन एक बात है, वैसे इनको जब मूव करा रहा था तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, इनको जब मैंने मूव कराया तो मुझे लग समझ आई है, ठीक है जी, मुझे लग पता गया है मुसीबत क्या थी। इनको इनका
इनर्शिया कम था, बल्कि काम करते हैं, इन्होंने अपनी तब्दीली में रेजिस्टेंस को इतना, मतलब अपनी तब्दील जो उनकी स्टेट थी, कौन सी स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट जो थी, उस स्टेट ऑफ रेस्ट में जो मैं तब्दीली लाना चाहता था, इन्होंने उसको इतना रेजिस्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, मैं उनकी भी स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करना चाहता था, चेंज करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी उस तब्दीली को बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया है। तो आई मस्ट से इनका इनर्शिया क्या है, कम है, इनका इनर्शिया क्या है, मतलब इनके अंदर एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज कम है, इनके अंदर एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज ज्यादा है। इनकी क्या कहते हैं, क्वालिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट वो कम है, इनकी वो क्वालिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट वो क्या है, वो ज्यादा है। अब मुसीबत ये है, मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कि क्वालिटियां पढ़ा रहा हूँ, मैंने क्वालिटीज पढ़ानी है कि क्वांटिटीज पढ़ानी है, मैं तो क्वांटिटीज पढ़ानी है, क्या पढ़ाना है, तो बात बताइए, मैं इनकी किस क्वांटिटी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं इनके मैथ्स का जिक्र कर रहा हूँ, क्या जिक्र कर रहा हूँ जी, मैं इनके मैथ्स का जिक्र कर रहा हूँ। एक्चुअल में इस भाई का मैथ्स कम है और इस भाई का मैथ्स ज्यादा है, इसलिए इनको एक्सेलरेट कराने में मुझे थोड़ा कम फोर्स लगी, इनको एक्सेलरेट कराने में मुझे थोड़ी ज्यादा फोर्स लगेगी। अब फोर्स लगेगी वो तो बात की बात है कि इसको एक्सेलरेट कराने में कितनी फोर्स लगेगी और उसको एक्सेलरेट कराने में कितनी फोर्स लगेगी, वो तो न्यूटन का सेकंड लॉ होगा। पहला लॉ ये है कि ये अपने मास की वजह से क्या कर रहे हैं, ये अपनी मास की वजह से रेजिस्ट करते हैं किस चीज को, अपनी स्टेट के अंदर चेंज को नहीं होने देते ये। अब ये कौन ज्यादा रेजिस्ट करेगा, जिसका जितना ज्यादा मास होगा वो कहेगा भाईजान मैं रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में रहूंगा, नहीं हिला सकोगे तुम मुझे, मूव कर दो मैं मूव करता रहूंगा, रोक के दिखा देना मुझे, ठीक है, मैं नहीं रुकूंगा जब तक तुम क्या नहीं करोगे, जब तक तुम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाओगे। और हाँ, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स जब तुम लगा लोगे तो भी मेरा क्या इन्वॉल्व होगा, तो भी मेरा इनर्शिया इन्वॉल्व होगा। अब मैं कहूंगा यार इनर्शिया मुझसे नहीं इन्वॉल्व होता, मुझसे मैस इन्वॉल्व होगा, क्या होगा मुझसे, तो एक जुमला लिखा हुआ है कि mass is the quantitative measure of the inertia and inertia is the qualitative measure of mass। ये है असल जुमला कि इंसान का जो mass होता है और जो इंसान का inertia होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही चीज होती है, फर्क क्या है बस, inertia is something like a quality and mass is something like a quantity। तो mass की कोई यूनिट होगी, mass का कोई सिंबल होगा, मास की कोई वैल्यू शैली होगी, वो एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगी। लेकिन इनर्शिया, इसका ना तो कोई सिंबल होगा, ना इसकी कोई यूनिट होगी, ना इसकी कोई वैल्यू होगी, और बस ये एक आइडिया होगा। बेहतर है कि इनर्शिया नहीं पढ़ा, क्या करूं, बेहतर है कि इनर्शिया क्या पढ़ना चाहिए, हमें मैथ्स पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या करें कि सिलेबस में एक वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा है कि पहले वाले लॉ को क्या कहो, लॉ ऑफ इनर्शिया कहो। क्यों, बिकॉज पहले लॉ में जो लिखा है ना, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स या कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वो जो फ्रेज है नॉट क्वांटिटेटिवली बट क्वालिटेटिवली किससे रिलेटेड है, इनर्शिया से रिलेटेड है। मतलब वो कहता है उस क्वालिटी को कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कहते हैं इस क्वालिटी को रिलेट करो ऑब्जेक्ट के इनर्शिया से। किससे, कहते हैं इसी चीज को तो इनर्शिया कहते हैं कि जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया होगा वो उतना ज्यादा इस पहले लॉ पे चलेगा। क्या करेगा कि रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा। कौन, जिसका क्या ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इसी रुके रहने की एबिलिटी को तो कहते हैं, इनर्शिया इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने की एबिलिटी को कहते हैं। तो पहले लॉ में जो फ्रेज थी कौन सी वाली, कौन सी फ्रेज बच्चों, दैट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स या ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ, ये जो फ्रेज है इस फ्रेज का ताल्लुक किस क्वालिटी से है, इनर्शिया से है। इसलिए वो इस लॉ को क्या कहते हैं, वो इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप यहाँ पे, नहीं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। और हाँ, मैं इस इनर्शिया में चला तो गया हूं, अब मैं इसमें से निकलूंगा कैसे, इसको निकलने के लिए या तो मुझे वो क्या कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ समझाना पड़ेगा, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे वो इनर्शिया को मैंने किस चीज से रिप्लेस कर दिया? प्लीज बताइए, किस आइडिया से रिप्लेस कर दिया? मैथ्स वाले आइडिया से रिप्लेस कर दिया। कैसे? मैंने कहा यार ये किसकी एबिलिटी टू रेजिस्ट एनी चेंज, जुमले हैं अजीब से हैं, एबिलिटी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ, अगर आप इसको 2-3 दफा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रमेश साहब बोलेंगे, इनर्शिया को डिफाइन करें। व्हाट इज इनर्शिया? इट इज द एबिलिटी टू व्हाट? टू रेजिस्ट व्हाट? एनी चेंज इन व्हाट? इन द स्टेट ऑफ व्हाट? या रेस्ट या, तो क्या बोलेंगे? जरा दोबारा बोलेंगे, व्हाट इज इनर्शिया? इट इज द ability to resist any change in the state of rest or uniform, and this ability depends upon the what? Mass of the object. Greater the mass of the object, greater the ability to what? Greater the ability to resist the change in state of rest. So this means greater the inertia. तो मुझे क्या कह देना चाहिए? मुझे कह देना चाहिए कि जिसका mass ज्यादा है उसकी ability to resist द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। हेंस क्या? हेंस सर जी, इनर्शिया जो है वो क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द मास है, और मास जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया है। इनर्शिया की क्वांटिटी समझानी है तो मास समझा दें, मास को क्वालिटेटिवली बोलना है तो इनर्शिया बोल दें। और आई थिंक कहते हैं ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अब ये मास वाली बात, इनर्शिया वाली बात, रेजिस्टेंस वाली बात, अगर आप इसका फार्मूला बनाएंगे तो भी आपको सेकेंड लॉ में इसका फार्मूला पता चल जाएगा। सेकेंड लॉ में आप देख लीजिएगा कि मास की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के साथ आती है या इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के साथ आती है। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। यू नो व्हाट, आई बिलीव यहां से आगे क्या करेंगे जी, सेकेंड लॉ पर जाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लॉ के साथ मैंने जो भी स्टेटमेंट्स लिखवानी थी मैं लिखवा चुका हूं। अच्छा, मैं जब कल इस फर्स्ट लॉ के नोट्स पढ़ा रहा था ना, तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये जो नोट्स आपको दिए गए हैं इनके वर्ड्स में ना थोड़ी सी हेरा फेरी है। मतलब वर्ड्स का सीक्वेंस, मुझे लगता है सीक्वेंस होना क्या चाहिए। सुने जरा, वर्जन ए पे जाएं, इसी पेज पे जाएं जनाब साहब। इसके वर्जन ए के जो वर्ड्स हैं मैं उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहता। क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट, बल्कि इसमें एक लफ्ज चेंज किया था मैंने। क्या लिखा था? कंटिन्यूज टू रिमेन। एक पेन दे दे मुझे। क्या लिखना था? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू व्हाट? टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external unbalanced force is applied on it. इसमें किसी को मसला? ओके, वर्जन बी पे जाएं। वर्जन बी में क्या लिखा हुआ है? इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। मैं बताया क्या लिखना चाहता हूं? इफ व्हाट? इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, और जो लिखा है ना और बैलेंस्ड फोर्सेज अप्लाइड, इसको ब्रैकेट में कर दें। किसको जी? बैलेंस्ड फोर्सेज अप्लाइड, बैलेंस्ड फोर्सेज आर अप्लाइड को ब्रैकेट में करें। और पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड force is applied on an object, then क्या? Then the object remains in the state of, क्या? Rest या लाइट्स वगैरह ऑफ कर दे। Object remains in the state of rest or in the state of uniform motion. इसमें किसी को मसला है? अब चले जाएं जी किसके ऊपर? थर्ड वाले स्टेटमेंट पर, वर्जन सी पे चले जाएं। वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है इफ नेट फोर्स इज जीरो। मैं चाहता हूं वहां क्या लिखा हो? इफ एक्सटर्नल, बल्कि वहां भी क्या लिखा हो? इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। वहां भी क्या होना चाहिए? इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, या बैक में क्या लिख दीजिए? बैलेंस्ड फोर्सेस। इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, या ब्रैकेट में क्या होना चाहिए था? जैसे पहले कहा था बैलेंस फोर्सेज अप्लाइड, तो क्या होगा भाई? तो देन एक्सेलरेशन इज क्या? देन एक्सेलरेशन इज जीरो। देन एक्सेलरेशन इज जीरो। ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट आ गई। चौथी स्टेटमेंट में जाएं।
चौथी स्टेटमेंट लिखे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी क्या, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्या, इसको ऐसे लिखें, वंस अगेन तो क्या लिखेंगे, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेज आर अप्लाइड, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, या ब्रैकेट में क्या लिख दें, क्या जनाब साहब, फोर्सेज आर व्हाट, बैलेंस्ड फोर्सेज आर अप्लाइड। देन क्या होगा, देन व्हाट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, then the object is said to be in equilibrium, then the object is said to be in equilibrium, then the object is said to be in equilibrium। जी तो बच्चों यहां तक किसी को परेशानी है, मैंने अगले वर्जन में जितनी भी फ्रेजेस थी उन सब का पहला फ्रेज क्या कर दिया, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाइड, ये, या फिर बैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाइड, और उसने क्या लिखा था, नेट फोर्सेस जीरो वाली बात वो भी ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअल में पहले लॉ की स्टेटमेंट्स के दौरान नेट फोर्स का जिक्र नहीं करना चाहता, अगर कर भी दिया तो गलत नहीं है, समझाया था मैंने कल सारा आपको। तो आपकी काफी सारी सिचुएशन है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर दिया, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड कर दिया, खैर जो भी है, मैं इस पहले लॉ की जितनी एक्सप्लेनेशन देना चाहता था मैं दे चुका हूं। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, एनीवन, बिकॉज यू सी आप ये कह रहे हैं कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाई, बैलेंस फोर्सेस लगाई हैं, मतलब नेट फोर्स अगर जीरो है, तो आपने कहा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, और ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। मैं समझता हूं पहले लॉ की समरी ये है, फर्स्ट लॉ की समरी ऐसे होनी चाहिए, इफ व्हाट, इफ नो एक्सटर्नल unbalanced force is applied, या दूसरी बात क्या थी, या क्या, balanced forces are applied, या एक और ब्रैकेट भी हो सकती है, net force is zero। लो जी, if no external unbalanced force is applied, या balanced forces are applied, या net force is zero, then what? Then what? Then what? Then the object continues to remain in what? In the state of rest, और क्या, और in the state of or in the state of यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया जी, या तो ये लिख दें या फिर क्या लिख दें, इसी बात को क्या लिखूं, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बोर्ड पे देखें, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज सेड टू बी इन क्या, कौन सी स्टेट है ये, इक्विलिब्रियम। दूसरी डेफिनेशन क्या आएगी, आप कह सकते हैं सर जी यहां क्या लिख दें, दैट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगली बात क्या लिख दें, वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो, एलो जी। तो आप देखिए कि हमारा पहला लॉ क्या था, पहले लॉ की वैसे तो स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होती है, इधर से, वर्जन नंबर ए क्या था, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स या कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जब तक क्या नहीं होता, अनलेस अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, ओके। वर्जन बी क्या आ गया, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, या बैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, या नेट फोर्स इज जीरो, ये सारी बातें क्या एक ही बात है, तब क्या होगा, देन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी क्या, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, या क्या, देन द एक्सेलरेशन इज क्या, जीरो। इस बात में किसी को मसला है जी, ये हमारा एक उसका वर्जन है। आई बिलीव यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर उसामा, इसमें ना मैंने थोड़ी सी कोई चेंजेस की हैं, उसको जरा प्लीज देख लीजिएगा, मुझे लगता है वो अंग्रेजी में थोड़ा सा मसला चल रहा है, ठीक है।
जी भाई, अब इसको कहां लिख दें? हाँ, इसको किसी हेडर पे जाके लिख देनी। आप इसको अपनी कॉपी के हेडर पे जाके लिखिए, आई बिलीव द फाइनल वर्जन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आपने कहा था ना वर्जन ए, वर्जन बी, वर्जन सी, वर्जन डी, अब क्या लिखें? कहीं पे लिखिए द फाइनल वर्जन ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द फाइनल वर्जन ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जहां भी आपके पास जगह है, कॉपी पे जगह है, उसके पेज के हेडर पे जगह है, तो वहां लिख दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि जगह वहां नहीं बल्कि कहाँ है, नोट्स के जो आपको हैंडआउट दिया गया उसके हेडर पे जगह वहां लिख दीजिएगा, जहां भी जगह वहां लिख दीजिए। अब मुझे लगता है अब जो मैंने काम किया, मैंने क्या किया, मैंने सारे वर्जन क्या कर दिए, लिख दिए हैं। मतलब एक ही बात के सारे वर्जन लिख दिए हैं। ये लिखने के बाद तो वो सोच भी नहीं सकेगा कि इसके इधर नंबर काटने हैं जी। इतनी क्लासिक किस्म की स्टेटमेंट अगर हम लिखेंगे तो मुझे लगता है वो कहेगा यार इस भाई को तो सब कुछ आता है, इसने तो हर बात मेंशन कर दी है कि अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही तो या तो उसको रेस्ट का हो, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, उसको इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी ये भी कह सकते हैं। तो ये एक ही बात है, ये सारी बातें एक ही बात के डिफरेंट वर्जन्स हैं। देखिए कैसे, एक दफा मुझे दोबारा पता नहीं क्यों दिल कर रहा दोबारा एक्सप्लेन करने। आप मुझे एक बात बता सकते हैं, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, इस बात में और बैलेंस्ड फोर्सेस आर अप्लाइड इस बात में कोई डिफरेंस है? और नेट फोर्स इज जीरो, कोई डिफरेंस है? मतलब जब बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी तो नेट फोर्स क्या होगी? तो हम क्या कहेंगे? देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्सेस का बैलेंस होना, नेट फोर्स का जीरो होना और अनबैलेंस्ड फोर्स का ना होना, ये एक बात है कि तीन बातें हैं? एक ही बात है, ठीक। अच्छा, इसी तरह अगर वो एक बात है तो बेटा जी फिर ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करना, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करना, या इक्विलिब्रियम में रहना, या उसमें एक्सेलरेशन ना होना, ये भी क्या है? ये भी एक ही बात है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया है। आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है भाई, आप जब काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या था? क्या था सर जी? सिर्फ बेसिक टर्म्स सीखना मकसद था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिसेलरेशन क्या होती है। अच्छा, वैसे मोमेंटम भी पढ़ा दिया मैंने, वो क्या होता है। लेकिन इस चैप्टर का मकसद क्या है? फोर्स का ताल्लुक मूवमेंट के साथ क्या होता है, कि हम पहला ताल्लुक क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही हैं, सब बैलेंस्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जिस हाल में है उसी हाल में रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और उसके उस हाल को कहेंगे क्या? कि तुम इक्विलिब्रियम में हो। या उसको क्या कहेंगे? तुम में एक्सेलरेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फोर्स नहीं लग रही। बात समझे कि नहीं? अब आते हैं न्यूटन के दूसरे लॉ की तरफ। न्यूटन साहब दूसरे लॉ में क्या कहते हैं कि भाई अगर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो क्या होगा? सर तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगी, और क्या होगा? जैसे यहां क्या बोला हमने, अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? एक्सेलरेशन नहीं होगी। मतलब चेक करें ना जरा, इसकी पहली फ्रेज क्या है? इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, तो क्या होगा? देन एक्सेलरेशन इज। तो अब अगर मैं कहूं जी इफ देयर इज एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इफ देयर इज सम नेट फोर्स, इफ फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड, देन व्हाट? देन वो रेस्ट में है तो रेस्ट में नहीं रहेगा। वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं करेगा। वो इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी तो कुछ होगी। क्या होगा? अब कितनी होगी? हाँ, एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे करेगी? सर जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, और जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे मास पे फोर्स लगा रहे हैं उसका मास अगर बहुत ज्यादा हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम होगी। डू यू गेट दिस? दिस इज नोन एज क्या? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर काम करिए, आई होप आपने हेडिंग शेडिंग नोट्स में की दी होगी। क्या जनाब साहब? सेकंड लॉ। इसी तरह के वर्ड्स को मैं कैसे चेंज करूं जी? क्या लिखा आपने सेकंड लॉ के अंदर? इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब if forces are not balanced on the object,
if unbalanced forces are applied, if net force is not zero, there is some value of net force, then what janab sahab? Then the object will accelerate, yeah, then an acceleration will be produced in the object, which will be kya? Which will be directly proportional to the what? To the क्या कहते हैं magnitude of the unbalanced force and inversely proportional to the mass of the object. लिखा हुआ है आपने इस बात को, ठीक है? आई होप आपने स्टेटमेंट लिखी होगी. क्या स्टेटमेंट है जी? वहां लिखा इफ नो, या लिखा इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, मतलब फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड, या मतलब नेट फोर्स is what? Is not zero. If an external unbalanced force is applied, मतलब forces are not balanced and net force is zero, तो क्या होगा? Then यहाँ क्या था? यहाँ का एक्सप्रेशन नहीं होगी. यहाँ क्या लिखूं? Then an acceleration is what? Is produced in what? In the object. ये बात तो हमने कल पहले भी की थी. ये तो हमने इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स में भी कहा था कि फोर्स अगर हुई तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगी. ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. लेकिन न्यूटन साहब भी कहते हैं कि अगर हाँ अनबैलेंस्ड फोर्स अगर हुई तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगी. और वो एक्सेलरेशन क्या होगी? सच दैट देन एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज क्या? इस वक्त व्हिच किसको बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन को. एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जनाब साहब? इसको मैं ऐसे लिख दूं कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नेट फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स या जो भी रिजल्टेंट फोर्स है. जैसे कौन लफ्ज हो सकता है? नेट फोर्स भी एक वर्ड है, अनबैलेंस्ड फोर्स भी एक वर्ड है, रिजल्टेंट फोर्स भी एक वर्ड है, ओवरऑल फोर्स भी एक वर्ड है. ठीक है, बहुत सारे ये अल्फाज हो सकते हैं. हम यहाँ क्या लिखेंगे? नेट फोर्स. जितनी ज्यादा नेट फोर्स होगी, जितनी ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, जितनी ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स होगी, जितनी ज्यादा ओवरऑल फोर्स होगी, उतना क्या होगा सर जी? उतना ज्यादा क्या होगा? उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी. इसमें किसी को परेशानी है जी? आई होप मैं यहां लिखना चाहता हूं क्या कि ग्रेटर द नेट फोर्स, जहां ये लिखा है ना उसके नीचे लिख दीजिएगा ग्रेटर द व्हाट? नेट फोर्स. ग्रेटर व्हाट? ग्रेटर द एक्सेलरेशन produced. Okay. Similarly, वो जो कहा था ना, वो acceleration which is directly proportional to the net force, but क्या? But inversely proportional to क्या? Inversely proportional to mass. उसका mass के साथ क्या ताल्लुक है? Acceleration का mass के साथ किस तरह का ताल्लुक है जी? सर जी वहां इनवर्स ताल्लुक है. उसका मतलब क्या है? mass ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन, ये वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है कि मास ज्यादा हो, इनर्शिया ज्यादा होता है, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट क्या होती है? ज्यादा होती है, और उसको उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल होती है. तो आई थिंक आई शुड से कि ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास जितना ज्यादा होगा क्या होगा? लेसर द व्हाट? लेसर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. इस बात में अगर किसी को मसला है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए. जी पुत्र, असल में अभी मैं इंटरनल फोर्सेस पढ़ा ही नहीं रहा. होती हैं सिस्टम के अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं, वो अभी हमारा टॉपिक ही नहीं है. हमारा टॉपिक है बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है. मिसाल के तौर पर इसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस भी होंगी, मैं उनको तो नहीं पढ़ा रहा. मैं खींचूंगा इस डाइस को तो ये एक्सटर्नल फोर्स है. यारमगान खींचना स्टार्ट कर दे, वो एक्सटर्नल फोर्स है. इसके अंदर, इसके एटम्स के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कोई केमिकल बॉन्डिंग है, वो तो नहीं पढ़ाऊंगा ना. इसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तो नहीं पढ़ाऊंगा ना. मैं तो कह रहा हूँ जी एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको खींचता हूँ, ये एक्सटर्नल है, वो उसको खींचते हैं, वो एक्सटर्नल है. कोई फ्रिक्शन है, वो एक्सटर्नल है. कोई उसका वेट नीचे की तरफ जा रहा है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है. देखेंगे आगे मैंने कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्स पढ़ानी है. मैं इस चैप्टर में इंटरनल इलेक्ट्रिकल फोर्सेस शायद ना पढ़ाऊं, देखता हूं क्या क्या करना है क्या नहीं करना. बहरहाल इसको अगर आप दोनों को कंबाइन कर दें क्या हो जाता है? एफ नेट
डायरेक्ट है तो ऊपर, मास इनवर्स है तो नीचे। फिर प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करते हैं, इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। इक्वालिटी में कन्वर्ट करते क्या आएगा, के, जो कि मोस्टली क्या होता है, मोस्टली के 1 होता है। अगर के 1 हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है, A इज इक्वल टू एफ नेट ओवर m। और हम करते क्या है, हम इसमें A को सब्जेक्ट नहीं बनाते, बिकॉज A का सब्जेक्ट पिछले चैप्टर में है, A इक्वल्स क्या, V माइनस U ओवर T। यहां से हम किसको सब्जेक्ट बनाते हैं, M को। व्हाट इज दिस नाउ, दिस F नेट इज इक्वल्स टू M इंटू A। देयर यू गो जी। ये है बुनियादी तौर पर क्या, ये है बुनियादी तौर पर आपके लेवल की फोर्स की डेफिनेशन। क्या डिफाइन करें इसको हम, नाउ फोर्स इज डिफाइंड एज क्या, इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये लिखेंगे तो आपको जरूर मार्क्स मिल जाएंगे। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन जी। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने एक्सेलरेशन के साथ किया, उस तरह से भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता। कहते हैं सर अगर आप ये न्यूटन का लॉ आपने एक्सेलरेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनैलिटीज लिखी हैं तो आपका फोर्स क्या डायरेक्ट आ गया और मास क्या इनवर्स आ गया। क्या आप ये कह सकते थे कि मास ज्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगी? हाँ मैं कह सकता था। तो फिर एफ पहले क्या बन जाता, तो सर आपने एंड पे एफ को सब्जेक्ट बनाया है, आप पहले सारी प्रोपोर्शनैलिटीज क्या कर देते हैं, एफ के हिसाब से बता देते हैं। तो सही कह रहे हो, मैं कर सकता था, लेकिन जो मैंने किया मुझे इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही किया है। अगर आप कहते हैं कि मुझे फोर्स के हिसाब से प्रोपोर्शनैलिटीज बनानी है, वैसे खुद ही बन गई है। इधर देखें एफ, अगर यहां से देखेंगे आप, इसको देखकर बताएं क्या प्रोपोर्शनैलिटीज है। अभी जो आपने फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूला को अगर आप फॉलो करें तो आई बिलीव इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए है ना। इसमें से एक प्रोपोर्शनैलिटी क्या, वैसे आपने इसके बाद एफ नेट के बाद कुछ लिखा ही होगा, क्या लिखा आपने इसके बाद नीचे? एक तो आपने कहा दिस व्हाट, दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टेट व्हाट। अगर पेपर में कभी कभार आए ना कि डिफाइन या स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो हम ये जुमला एज इट इज लिख सकते हैं। या फिर इसी जुमले के एंड पे क्या निकले, ये निकले, क्या निकले, नेट फोर्स इज क्या, द प्रोडक्ट ऑफ। अब एक बात पे गौर करेंगे आप, पेपर में सवाल आता है डिफाइन नेट फोर्स, क्या लिखो, मतलब पुश और पुल लिखें, बहुत O1 लेवल है। इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन लिखें, शायद 1 नंबर दे देगा, 1 काट लेगा। क्या लिखें, प्रोडक्ट ऑफ क्या, मास एंड, इस पे क्या मिलेगा? ये किस चीज की डेफिनेशन की बात हो रही है, नेट फोर्स की, किस चीज की? अगर मैं कहूं सवाल वाला कहता है स्टेट, बहुत सारे तरीके थे, तो बिल्कुल वैसे ही मैं समझता हूं सेकेंड लॉ को लिखने के भी बहुत सारे तरीके होने चाहिए। एक तो ये वाला तरीका है कि जी इफ एन एक्सटर्नल, और ये बड़ा ऑब्वियस स्ट्रेट अवे मीनिंगफुल तरीका है। क्या मीनिंग है इसका? पहला मीनिंग क्या था, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड देन देयर इज नो एक्सेलरेशन। यहां क्या है, इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड then there is an acceleration which is क्या, directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass। या ये लिख दें या इसी का करते करते शक्ल चेंज कर दें, और शक्ल में क्या होगा कि that unbalanced force applied and the acceleration produced वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है, उनका ही रिलेशन है कि net force is equal to the product of mass and। ये स्टेटमेंट वैसे तो आप कहेंगे सर तो नेट फोर्स की डेफिनेशन है, बिल्कुल है। यही डेफिनेशन उठाकर न्यूटन का सेकंड लॉ की स्टेटमेंट के तौर पर भी चलती है। क्यों चलती है सर? उसी में से निकली है। हाँ अगर मैंने इसमें से कुछ और निकाल दिया तो आपकी इत्तला के लिए वो भी चलेगा फिर, ठीक है। देखते हैं मैंने इसमें से क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। इससे पहले कि मैं इसमें से कुछ और निकालूं, आपके पास एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के नीचे कुछ लिखा हुआ तो है, मैं वो तो नहीं पढ़ाऊंगा अभी। मैं और एक्सट्रीम एंड्स पे जाकर क्या लिखने लगा हूं, जो बहशान मुझे कह रहे थे कि सर क्या आप ये कह सकते थे कि एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, या फिर क्या आप ये कह सकते थे कि एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन? जी जनाब साहब मैं बिल्कुल कह सकता था, ठीक है। जिसका मतलब क्या था, जरा आप आपके बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर बिल्कुल नीचे जाएं। जैसे एफ नेट के नीचे 3 नोट्स लिखे हैं ना, क्या लिखा है वैसे? उसने क्या लिखा हुआ है पहले से?
कि अगर एफ नेट 0 है, क्या है, तो ये तो न्यूटन का पहला लॉ है। कौन सा लॉ है? अगर एफ नेट 0 है, कौन सा लॉ है? ये तो पहला लॉ है। खैर मैं अभी इन 3 कॉलम्स को नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं इन 3 कॉलम्स को छोड़िए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको सुनिए। वो जो आपके इधर दरमियान में कुछ लिखा है इसको मैं समझा लूंगा जी, इधर छोड़ दीजिए फिलहाल। मैं बिल्कुल इस एंड पे जाकर ये लिखिए और उस एंड पे जाके वो लिखिए, इसका मतलब मुझे समझा दें। एफ नेट इज क्या मतलब इस बात का? अगर मास ज्यादा होगा तो नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्या एक्सेलरेशन क्या होगी? तो मैं अगर यहां लिख दूं जी, इसका मतलब ये है, क्या मतलब इसका? ग्रेटर द मास ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड, क्या करने के लिए? ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ठीक है। सिमिलरली जो ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मीनिंग लिखूं? इस प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मीनिंग लिखूं जी? ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड, ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहां एक बात ये भी है, ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड ग्रेटर द व्हाट? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। हेलो जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए जी। एनीवन जनाब साहब, मैं उम्मीद करता हूं जो मैं समझाना चाहता था वो मैं आपको समझा चुका हूं। एंड आई बिलीव के आपको ये फार्मूला जो है वो क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल पक्की तरह सही तरह याद होना चाहिए। क्या फार्मूला जी? एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहां से आया है ये फार्मूला? या तो आप कहें सर न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया है ये फार्मूला, या फिर एक और काम हो सकता है, आपने कल या परसों के लेक्चर में एक बात सुनी होगी, क्या कि सर जी वो क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम। क्या था मोमेंटम में? मैस इनटू, मैंने किसी से पूछ के लिखा था मैस इनटू वेलोसिटी। कोई न्यूटन का लॉ था? कोई लॉ वाली बात थी? नहीं ना। जरा मुझे वो पेज दिखाएं जहां पे मैं मोमेंटम लिख रहा था। आई थिंक मैंने पहली दफा डायनेमिक्स लिखा। डायनेमिक्स लिखकर मैंने उसमें लिखा जी इज द स्टडी ऑफ क्या? मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स। ओके, फिर मैंने उस डेफिनेशन में से किस किस को अंडरलाइन किया था? मोशन को और फोर्स को। और अगर मैं कहता जी मैंने मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स पढ़ा दी हैं, डिस्टेंस पढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया, स्पीड पढ़ा दिया, वेलोसिटी पढ़ा दिया, एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, डिस्टेंस पढ़ा दिया, क्या नहीं पढ़ा? मोमेंटम। अब मैंने कहा जी मैं अगर कहूँ जी इस चैप्टर में मुझे और क्या पढ़ना है? फोर्स। मेरे पास एक और तरीका भी आ गया दिमाग में पढ़ाने का, क्या कि मैं कहता जी मोशन में एक टर्म रह गई है, कौन सी? मोमेंटम। कैसे आती है? मास को वेलोसिटी से ज़रब देकर आती है। फिर मैं कहता एक और मैंने क्वांटिटी पढ़ानी, कौन सी? फोर्स। वो भी कैसे आती है? मास को एक्सेलरेशन से ज़रब देकर आती है। तो मैं ये भी तो सीधा सीधा भी पढ़ा सकता हूं, बजाय इसके कि मैं पहले फोर्स के O1 लेवल पे जाऊं, फिर फोर्स के इफेक्ट्स पे जाऊं, फिर न्यूटन के लॉस पे जाऊं, फिर उनकी स्टेटमेंट्स में जाऊं, फिर उधर से प्रोपोर्शनैलिटीज निकालूं, फिर उन प्रोपोर्शनैलिटीज में से इक्वालिटी बनाऊं, उस इक्वालिटी में से फिर एफ नेट को सब्जेक्ट बनाऊं, और फिर वहां से मास इनटू एक्सेलरेशन कहूं। बेटा मैं तो ये 3 दिन जाया किए बगैर और भी क्या कर सकता था। मैं तो सीधा सीधा आपने मोशन लिखा था, मैंने कहा उधर मैंने एक लफ्ज समझाना है मोमेंटम। फोर्स लिखा था, मैंने कहना था उधर मैंने समझाना है फोर्स। मोमेंटम के लिए दोबारा बताइए क्या कॉन्सेप्ट है? आपने देखा इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर मैं सीट के बगैर सीधा सीधा लिख दूं फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, क्या गलती है? कोई गलती नहीं। पढ़ाने का बस अंदाज है कि कोई सीधा सीधा पढ़ा देगा और कोई घूम फिर कर पढ़ाएगा, ठीक है, कोई अगली पिछली सारी कहानियां सुनाकर पढ़ाएगा। हाँ, आपकी मर्जी है कि आप याद कैसे करते हैं, आप समझ कैसे डेवलप करते हैं। मैं अल्टीमेटली समझाना क्या चाहता हूं, यही कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू, आप डायरेक्टली याद करना चाहते थे तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि पिछले आप तीनों लेक्चर्स अपने दिमाग में से इरेज कर दें। आप क्या समझे? सर जी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, बात खत्म, ठीक है। मोमेंटम सर जी मास इनटू वेलोसिटी, बट दैट्स इट। ये तो मैं चाहता हूं
अब आप कहें नहीं सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया, आप कहते हैं रेस कर दें, इतनी मुश्किल से तो हमें जिंदगी में पहली दफा समझ आया है कि अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो तो क्या होता है। खैर बहरहाल ये अच्छे से समझ आया है कि मुश्किल से समझ आया है। मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने न्यूटन के लॉ को इन्वॉल्व किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और अगर मैं न्यूटन के लॉज ना भी सुनाता और मैं तब भी सीधा सीधा क्या कहता, मैं कहता जी पेपर में ज्यादातर कौन सा लॉ आता है, न्यूटन का सेकंड वाला। और क्या लिखना होता है, क्या लिखना होता है, यही लिख देना कि नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मैं ये ना भी सुनाता तो गुजारा तो मेरा हो गया था, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा कि यही कौन है, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये स्टेटमेंट ही क्या है, ये स्टेटमेंट ही न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो मुझे ये तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे इवन ये भी पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं क्या करूं, पागल हूं थोड़ा सा, है जी। चला जाता हूं बेसिक्स के अंदर कहीं कि नहीं जी पहले वो पढ़ाऊंगा, फिर वो पढ़ाऊंगा, फिर वो पढ़ाऊंगा, फिर वो पढ़ाऊंगा, फिर एंड पर आऊंगा और सब कुछ समझाने के बाद क्या कहूंगा, थोड़ा और पागल हूं। मैं एक और बात भी कह दूंगा, भाई सीधा सीधा ऐसे भी पढ़ सकते थे, हैं जी। फिर आपको मेरे पागल होने पर यकीन आ जाएगा कि सर आप वाकई सही कह रहे हैं, आप पागल हैं, ठीक है। नहीं चलो ठीक है। ये नकम्मा कहता है कोई शक है जी, पांड्या जी वो कहता है नहीं सर, तू कहता है कोई शक है। चलो खैर जो भी है, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट शेख साहब, है जी। मुझे अपने इस पागलपने पर प्राउड है जनाब, ठीक। इस पागलपने से फायदा क्या होता है, समझ आ जाती है, कहानी समझ आ जाती है कि आप जितना उस बात को कुरेदेंगे, जितना उस बात को रगड़ा लगाएंगे, जितने उसके डिफरेंट वर्जन सुनाएंगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग। भाई कोई तो वर्जन दिमाग में बैठेगा ना यार। मैंने कब कहा कि सारे रटे मार के पेपर में जाने हैं, इन सारी कहानियों में से कोई स्टेटमेंट तो बैठ जाएगी ना दिमाग में, कोई एक आदि भी बैठ गई तो मेरा तो काम हो जाएगा, ठीक। खैर बहरहाल कौन सी स्टेटमेंट बिठानी है कौन सी नहीं बिठानी मैं बिठा चुका हूँ। अल्टीमेट मेरा मकसद क्या था, बच्चों को बस बता दूं एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। ये बस उसको मैंने समझाना है। बहरहाल यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश भी करेंगे। अब आपने सीधा सीधा समझा कि उल्टा उल्टा समझा, ये लीजिए। वैसे वर्कशीट करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, है जी। तो वो वर्कशीट में जब जाएंगे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। खैर बहरहाल यहाँ जी वापस, यहाँ पर एक और कहानी भी लिखी हुई है। क्या कहानी लिखी हुई है यार, एफ नेट के कितने केसेस हो सकते हैं। एफ नेट या तो क्या लिखा है पहले, एफ नेट इज नेगेटिव लिखा हुआ है, फिर एफ नेट इज जीरो लिखा हुआ है, फिर एफ नेट इज पॉजिटिव लिखा है। अच्छा एफ नेट इज जीरो को पहले समझाते हैं। ये जीरो तो पहले से हो गया था, किधर, वो पहले लॉ में जब फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर होंगे। अच्छा आप देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा है कि जब एफ नेट जीरो होगा तो एफ नेट जीरो कब होगा, वैसे जब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होंगे, ठीक है जी। एफ नेट इज जीरो के साथ दो तीन नोट्स और लिखिए। एक तो लिखा है एफ नेट इज जीरो के साथ क्या, फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स, और एक और लिखिए फोर्सेस आर क्या जी, बैलेंस्ड फोर्सेस लिखिए, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। एफ नेट जीरो है, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर है। एक और काम भी तो हो सकता है, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो सकती है। क्या जरूरी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर ही हो, अपवर्ड डाउनवर्ड भी तो हो सकता है ना सवाल में, ठीक है। तो होगा क्या सर जी, होगा कुछ यूं कि एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। एंड आई थिंक ये जो एक्सेलरेशन जीरो होगी, आप इसको क्या क्या कह सकते हैं, सिस्टम किस में होगा, या तो आप इसको कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है जी। इसमें किसी को मसला है जी। और फिर आप कहते हैं सर ये तो फर्स्ट लॉ है, ये कौन है, ये तो कहानी जो लिखी है किसकी लिखी है, अच्छा लो जी, सेकेंड लॉ में भी फर्स्ट लॉ है। क्यों, क्योंकि सेकेंड बात में है फर्स्ट, तो जो सेकेंड बात होगी उसमें पहली बात शामिल होगी, ठीक है जी। लो जनाब जी, तो मैं फर्स्ट लॉ ना भी पढ़ाता तो मैं इधर से भी फर्स्ट लॉ निकाल सकता था। मेरी बात समझ आ गई कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए करता, एम ए करके कहता जी एफ नेट की वैल्यू तो जीरो है। अब अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो आप कहते सर कैसे हो सकता है, मैं कहता जी फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर है, अपवर्ड डाउनवर्ड बराबर है, ठीक है। तो फॉरवर्ड में से बैकवर्ड वाले को माइनस करें, जीरो आ जाएगा,
अपर वाले में से डाउनवर्ड वाले को माइनस करें, जीरो आ जाएगा, एफ नेट जीरो आ जाएगा, फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी, तो क्या होगा सर जी फिर एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। जब एक्सेलरेशन नहीं होगी तो क्या होगा सर, उसको इक्विलिब्रियम कह दीजिए। इक्विलिब्रियम में और क्या कह सकते हैं सर, या वो रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम है या वो यूनिफॉर्म मोशन वाला इक्विलिब्रियम है। सर ये तो फर्स्ट लॉ नहीं है, बिल्कुल है जी, किसी को मसला है इस बात से। अच्छा आगे चले, अब यहां लिखे जी एफ नेट इज क्या, नेगेटिव का मतलब क्या है, एफ नेट नेगेटिव कैसे हो सकता है, फॉरवर्ड वाली फोर्स कम होगी और बैकवर्ड वाली फोर्स, चूंकि हम ना फॉरवर्ड वालों को क्या कहते हैं, हम फॉरवर्ड वालों को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और बैकवर्ड वालों को ऐसे ही है ना, ऐसे ही। तो अगर मैं कहूँ जी फॉरवर्ड वाली वैल्यू छोटी है, बैकवर्ड वाली बड़ी है, मतलब फॉरवर्ड है 10, बैकवर्ड है 15, व्हाट इज द, इनका डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 15 क्या होगा -5। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा नहीं है, बैकवर्ड फोर्स ज्यादा है। अगर बैकवर्ड फोर्स ज्यादा है तो एक बात याद रखिएगा, असल चीज है एफ नेट जब जीरो थी तो एक्सेलरेशन जीरो थी, क्या था, अगर एफ नेट नेगेटिव हुआ तो अल्टीमेटली पता है क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। मतलब क्या होता है उसका, डीएसेलरेशन मतलब होता है। क्या मतलब होता है, तो एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। यहाँ सुनिए जी, एफ नेट इज नेगेटिव में, सर दरवाजा बंद कर दें प्लीज, एफ नेट इज नेगेटिव के अंदर क्या करें जी, इसका मतलब है फॉरवर्ड फोर्स इक्वल है कि लेसर है, लेसर देन बैकवर्ड फोर्स है। अच्छा अगर फॉरवर्ड फोर्स इज लेसर देन बैकवर्ड फोर्स है तो लेट मी टेल यू, इसको ऐसे करेंगे, फॉरवर्ड फोर्स में से अगर बैकवर्ड फोर्स को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी लेस देन जीरो। ऐसे ले सकता हूं, मैथ्स आती है ना, मैंने कहा फॉरवर्ड फोर्स इज लेस देन बैकवर्ड, बैकवर्ड को तो ले जाओ, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज क्या, लेस देन जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फॉरवर्ड फोर्स और इनका जब डिफरेंस निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर लेस देन जीरो आएगा। का मतलब क्या है, क्या आंसर नेगेटिव आएगा, क्या आंसर आएगा जी, इसका मतलब है आंसर नेगेटिव आएगा। एफ नेट की जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू क्या, समथिंग नेगेटिव। उसके नेगेटिव होने से क्या होगा सर जी, फिर एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी। तो फिर इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे सर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इज एक्चुअली डिसेलरेशन। It is actually deceleration। तो यहां मैंने कहा एफ नेट जीरो, ए जीरो, यहां मैं क्या कह रहा हूं, यहां मैं कह रहा हूं एफ नेट इज नेगेटिव, सो क्या एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मैं कहूं एफ नेट इज पॉजिटिव तो यहां एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो अगर मैं कहूं जी इसका मीनिंग क्या है, इट इज समथिंग लाइक एफ नेट इज पॉजिटिव है, तो कैसे पॉजिटिव होगा सर जी, फॉरवर्ड फोर्स जो है ना वो बड़ी होगी, किससे, बैकवर्ड से। मतलब फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स करोगे तो आंसर क्या आएगा, मतलब नेट फोर्स का आंसर क्या आएगा, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब है जी क्या करूं जी, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सो इट इज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग। वहां क्या लिखा है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो सो इट इज एक्चुअली डिसेलरेटिंग। यहां क्या लिखूं, सो इट इज एक्चुअली व्हाट, एक्चुअली एक्सेलरेटिंग, इट इज एक्चुअली डिसेलरेटिंग, इधर एक्चुअली एक्सेलरेटिंग, इधर डिसेलरेटिंग का मतलब क्या है, आई डॉट ई स्पीड इज क्या, डिक्रीजिंग। यहां क्या है, एक्सेलरेटिंग मतलब दैट इज स्पीड इज व्हाट जी, इंक्रीजिंग। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, एनीवन। यहां मैं किस किस को हाईलाइट करूं, यहां मैंने हाईलाइट करने किसको, एफ नेट इज पॉजिटिव है तो फिर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव है। लो जनाब साहब, वहां क्या कहा था, एफ नेट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एफ नेट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ एफ नेट का ताल्लुक एक्सेलरेशन के साथ है। क्या ताल्लुक है सर जी, ये ताल्लुक है, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इफ एफ नेट इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, इफ एफ नेट इज पॉजिटिव,
acceleration is positive. If F net is negative, acceleration is negative. If F net is increasing, acceleration is increasing. F net is decreasing, acceleration. तो ये सारी कहानी को इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है? इसकी समरी क्या है सर जी? इसकी सीधी सीधी समरी है F net is क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू एक्सेलरेशन. तो जो आपने एक कहानी लिखी है, जो पूरा डब्बा हमने यहाँ पे भर दिया है, इस पूरे डब्बे का मतलब क्या है? इस पूरे डब्बे का सर जी मतलब है क्या? ये. हेलो जी, किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? आई थिंक आपका जो ये थर्ड पेज है इसकी बात भी मुकम्मल हो गई है. थोड़ा सा जरा अगले पेज पे जाएंगे प्लीज. इमरान जरा इस पेज की ना तस्वीर लेके सर उसामा को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि इस तरह से वो एडिटिंग कर दें उसके अंदर, या सर आसिम को बता दें वो कर लें. जी तो भाई अगले पेज पे मैंने कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखी, सीधा सीधा लिखा है यार ये फोर्स क्या होता है. आई थिंक फोर्स जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. उसका एक फार्मूला है क्या? उसका फार्मूला सर जी क्या जी? F इज इक्वल टू ma. बेटे टिक टिक करना बंद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी. ठीक है जी. फोर्स क्या चीज है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है या एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो उसका एक फार्मूला है क्या? ma. और अगर उसका फार्मूला ma है तो उसकी यूनिट्स क्या है? m के हिसाब से क्या है? kg. और एक्सेलरेशन के हिसाब से क्या है? ms-2. लेकिन साइंसदान का नाम क्या है? ऐसा यूनिट तो न्यूटन है. तो यहां पे कहीं वो न्यूटन को एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे. बहरहाल अगर दूसरी तरफ से देखें तो स्केलर है क्या वेक्टर है? वो वेक्टर है. उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है. फॉरवर्ड वालों को या अपवर्ड वालों को क्या कहते हैं? पॉजिटिव. डाउनवर्ड वालों को या बैकवर्ड वालों को क्या कहते हैं? नेगेटिव. उसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम? वो एरोज विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट. एरोज विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट. जहां आपने लिखा ना वेक्टर क्वांटिटीज हैं, प्लीज वहां जाके लिखिए एरो विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट. Arrow will be used to represent it. Arrow will be used to represent it. बहरहाल 1 न्यूटन को बस समझा दीजिए यार. जैसे नहीं हम वो करते होते थे, क्या करते थे हम? जब भी किसी an acceleration of 1 meter per square second in what? In an object of mass, वो भी 1 kg होना चाहिए ताकि वो सारा 1 हो जाए. कैसे 1 हो जाए? सुनिए गौर से जनाब साहब. बेसिकली फॉर्मूला क्या है? F net इज इक्वल टू ma. अगर आपका m क्या होगा? वो 1 kg होगा. एक्सेलरेशन क्या होगी? वो 1 ms-2 होगी. तो क्या होगा? तो आपकी फोर्स क्या होगी? तो आपकी फोर्स 1 न्यूटन होगी. तो आपकी फोर्स 1 न्यूटन होगी. सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग. कितने मार्क्स हैं सर? 1 2 3 4. 1 kilogram multiplied by 1 meter per square second. या मैंने कहा फोर्स will be 1 Newton if it produces क्या? an acceleration of 1 meter per square second on an object of क्या? mass 1 kg. यहाँ तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. क्या लिखा है? 1 Newton is the amount of force that produces an acceleration of 1 meter per square second when acted upon an object of mass 1 kg. कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो raise your hands. जी क्या? ओके. फोर्स का फॉर्मूला समझ आ गया? क्या फॉर्मूला? ma. अगर आप उस हिसाब से देखें तो यूनिट्स क्या है? मास शुड बी इन kgs, एक्सेलरेशन शुड बी इन ms-2. तो एक्चुअली द यूनिट शुड बी kg ms-2, बट वी से द यूनिट इज क्या? न्यूटन. वाई पता नहीं. तो एक तो जवाब ये है कि सर जी हमने फॉर्मूला को देखें तो यूनिट बनती है kg ms-2. लेकिन साइंसदान कहता है भाई मैं पूरी जिंदगी घोल दी है मैंने, तो मुझे याद ही नहीं करोगे. ठीक है. तुम्हारे जैसा कोई टीचर अगर आ गया, अगर किसी टीचर ने कहा मैं तो न्यूटन के लॉस पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो बंदा तो गायब हो जाएगा. मतलब जैसे मैं कह रहा था कि मैं लॉस ना पढ़ाऊं और सीधा सीधा क्या करूं, मैं कहूं फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो भाई साहब को इग्नोर ही कर दिए. वो इग्नोर नहीं हो सकते. क्या नाम है? मैंने अपना नाम किधर लगा दिया है? उन्होंने लगाया कि नहीं लगाया? साइंसदानों ने क्या किया, उनको रिस्पेक्ट ऐसी दी कि टीचर्स क्या करें, वो न्यूटन के लॉस पढ़ाएं या ना पढ़ाएं. फोर्स की यूनिट क्या रख दी उन्होंने? जब भी भाई फोर्स होगा, कितनी फोर्स होगी? 10 क्या? 10 न्यूटन. तो वो साहब तो नहीं इग्नोर होते अभी. तो दुनिया इतनी भी क्रूअल नहीं है
किसी ने अपनी जिंदगी किसी काम में सर्फ कर दी हो तो दुनिया ऐसे रूल्स बना देती है कि उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है, उनका नाम नहीं खत्म हो सकता भाई, ठीक है, अनलेस अनटिल आप फोर्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दें, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ कुछ लोग जिंदा रहते हैं, उनका नाम जिंदा रहता है, जिन्होंने मेहनत की होती है, अपनी जिंदगी किसी काम के लिए डेडिकेट की हो। तो इस वजह से दुनिया क्या करती है, दुनिया वाले हर गलत काम नहीं करते, कुछ अच्छे काम भी करते हैं। तो उन्होंने फोर्स की यूनिट kg/-2 की बजाय क्या कर दी है, न्यूटन लगा दिया है। और एक एहसान आप पे भी किया उन्होंने कि बजाय इसके कि मैं कहूँ अरमगान साहब मैं ना आपके ऊपर 10 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड के हिसाब से फोर्स लगा रहा हूं, कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, 10 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये बड़ी फजूल सी यूनिट नहीं हो गई है, इतनी लंबी यूनिट। कहते हैं यार इतनी लंबी यूनिट नहीं पढ़ेंगे, क्या करें, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन मतलब तो पता होना चाहिए 10 न्यूटन का। तो उन्होंने कहा भाई 10 न्यूटन का मतलब पहले बाद में निकालना, पहले किसका निकालो, 1 न्यूटन का मतलब निकाल लो। अब ये 1 न्यूटन का मतलब मैंने क्या निकाला है कि अगर मास है 1 kg और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो फोर्स कितनी होगी, 1 × 1 होगी, तो 1 न्यूटन होगी। तो 1 न्यूटन के लिए क्या स्टैंडर्ड है, 1 न्यूटन का क्या स्टैंडर्ड है, 1 kg के मास के ऊपर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड जितनी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेगी फोर्स, उस फोर्स को क्या कहेंगे, तो इट्स द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितनी, बोर्ड पे देखिए, व्हाट इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन is the amount of force that produces an acceleration of 1 meter per square second in an object of mass 1 kg। हाँ, अगर kg define 10 न्यूटन की फोर्स, तो क्या कहेंगे सर, if the mass is 1 kg then the acceleration will be 10 meter per square second, if the mass is 2 kg then the acceleration should be 5 meter per, मतलब 10 न्यूटन को समझा रहा हूं। तो वो तो बहुत सारे सिचुएशंस आ जाएंगी ना, मतलब ऐसा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज 10, इफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज 10 देन द फोर्स इज 10 न्यूटन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज 20 देन द फोर्स इज 20। तो खैर जो भी है, मुझे 1 न्यूटन का जुमला होता है, बाकी हम ऐसे चलते हैं, यहां तक आई बिलीव मैं समझाना चाहूंगा। इसके बाद अगर आप टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखना चाहते हैं तो उसमें जो पहली टाइप ऑफ फोर्स है भाईजान वो मैं पढ़ा चुका हूं। क्या है पहली टाइप ऑफ फोर्स, क्या है वेट का फॉर्मूला, तो m क्या था, m तो ये वाला m था, g क्या था, ग्रेविटेशनल, क्या नहीं कुछ और भी होगा, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो यही फार्मूला लिखा हुआ है, m × a लिखा है, और पहले से क्या पढ़ा था हमने, m × g, m था, g क्या था, g एक स्पेशल किस्म की एक्सेलरेशन थी। तो जो फोर्स है वो भी क्या होगी, एक स्पेशल किस्म की फोर्स होगी। क्या नाम था स्पेशल किस्म की फोर्स का, या तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नाम है उसका, हमने क्या नाम रखा हुआ, वेट नाम रखा है उसका। खैर बहरहाल आई थिंक दैट्स इट, यहां से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे जनाब साहब।